वहीं दूसरी तरफ डांस फ्लोर पर म्यूजिक की गूंज अब धीमी हो चुकी थी। भीड़ धीरे धीरे किनारे हो रही थी और सभी अब खाना खाना चाहते थे। सबके चेहरों पर थकान और संतुष्टि के भाव थे, लेकिन वही दिव्या तेज कदमों से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, दिव्या ने खुद को शीशे के सामने खड़ा पाया। वहां की रोशनी तेज थी, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी, साथ ही सुर्ख लाल थे, जिसे वो बार बार पलकें झपकाकर छिपाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने दोनों हाथ सिंक पर रखे और गहरी सांस ली और धीरे धीरे बतपाई, क्या ये था? ये क्या था? शांत बस, थोड़ी देर और बस, सब ठीक हो जाएगा दिव्या। तुझे मजबूत रहना है, हाँ? कुछ भी नहीं हुआ। तू फिर से रो नहीं सकती, हाँ? लेकिन जैसे ही उसने खुद को शीशे में देखा, उसकी आंखों में छिपी तकलीफ अब और भी ज्यादा छिप नहीं सकी। उसने तेजी से अपनी पलकों को बहती हुई एक आंसू की बूंद से पोंछा और फिर दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। अंदर से आवाज टूटी हुई थी, धीमी। क्यों? क्यों मैं हर बार यही महसूस करती हूँ, जैसे कोई मेरे दिल के पास है लेकिन फिर भी नहीं है। वो धीमे से फर्श पर बैठ गई, अपनी घुटनों के सीने से लगाते हुए। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर मुस्कान नहीं थी जो उसने बाहर सबके लिए पहन रखी थी। पल भर को एक चेहरा उसकी आंखों के सामने आया, सिद्धार्थ का। वो मुस्कुरा रहा था, उसे छेड़ रहा था, उसे लेकर पागल था। दिव्या उसी पागलपन में खुद को छिपा रही थी। क्यों कर रहा है वो? क्यों इतनी डरी हुई हूं मैं? मेरे हाथों से मेरा कंट्रोल क्यों नहीं है? उसके शब्द वॉशरूम की दीवारों में गूंजने लगे थे और वह वैसे ही अपने होंठ काटती हुई रोती रही। काफी देर बाद जब उसके हाथ कांपना बंद हो गए, फिर उसने एक लंबी सांस ली और धीरे से उठी। अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे और फिर खुद को शीशे में देखकर मजबूरी से मुस्कुराई। चल दिव्या, गो फास्ट। तुझे उसे दूर रहना है, बस यही बात याद रखना। यह बोल उसके आंखों में एक बार फिर से आंसू बह निकले, लेकिन उसने जल्दी से उन्हें साफ किया और बैग निकालकर अपनी हालत को ठीक किया। और जब उसे लगा कि अब वह सही लग रही है, तो उसने एक गहरी सांस ली और फिर वह बाहर जाने के लिए तैयार हुई। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकल कर जाने वाली थी कि तभी बाहर हल्की सी रोशनी में कुछ लोग आ जा रहे थे, लेकिन एक कौमा ऐसा भी था जहां सिद्धार्थ खड़ा था। पीठ दीवार से लगी हुई थी, आंखें वॉशरूम के दरवाजे पर टिकी थी। उसका चेहरा शांत नहीं था, बल्कि बेचैनी से भरा था। वो बार बार अपने हाथ की अंगुलियां मोड़ता है, कभी अपने बालों में हाथ फिराता। जैसे ही दिव्या की नजर उस पर पड़ी, वह फिर से टिरक गई थी। वहीं सिद्धार्थ ने भी उस वक्त उस तरफ देखा और जैसे ही दिव्या पर उसकी नजर गई, वह सीधा खड़ा हो गया। दिव्या की वह छोटी मुस्कुराहट उसे देखकर मानो जम से गई थी। आंखें अब भी उसी पर नमी से पूरी तरह खाली नहीं हो पाई थी। क्या ये लड़का उसका वेट कर रहा था? यह सोचकर वह गुस्से से मानो भर गई थी, जैसे वह वहां से उसे इग्नोर करके जाने लगी थी। लेकिन वह सिद्धार्थ के सामने से जा पाती कि उसके अगले ही पल सिद्धार्थ ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया, जिसे देखकर दिव्या अचानक से चौंक गई थी। लेकिन वह चीखती नहीं, सिर्फ उसकी आंखों में एक ताज्जुब और थोड़ी घबराहट दिखाई दी। उसने गुस्से से सिद्धार्थ को देखा और कुछ कह पाती कि तभी सिद्धार्थ ने गुस्से से उसका हाथ कसकर पकड़कर बाथरूम के अंदर झटके से अंदर की ओर खींच लिया और उसे दरवाजे से सटाकर गुस्से के साथ बोला, क्यों कर रही हो ये सब, हाँ? मुझे दूर क्यों कर रही हो? क्या समझती हो तुम खुद को, हाँ? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? यह देखकर दिव्या ने गुस्से के साथ छुड़ाते हुए कहा, सिद्धार्थ, लीव मी माई हैंड। क्या बदतमीजी है ये? एक बार जगह तो देखो। कहा ना दूर हटो मुझसे। जिस पर सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमे लेकिन तीखे लहजे में कहा, नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। और जगह की परवाह होती तो अब तक बता देती ना मुझे जो कुछ भी तुम्हारे अंदर चल रहा है। दिव्या की आंखों में हल्की सी नमी लौट आई थी। उसने अपनी नजरें झुकाए हुए गुस्से के साथ कहा, मेरे अंदर कुछ भी नहीं चल रहा है, समझे तुम? अब बाहर निकलकर उनका कोई मोल नहीं है, इसलिए उन्हें वहीं पर दबी रहने चाहिए। यह सुनकर सिद्धार्थ ने चुपती नजरों से कहा, तो फिर ये रोना, ये चुप चुप की बातें, ये अकेले में घुटना, क्या वो सब दिखाया नहीं है? मुझे पागल समझ रखा है क्या? जिस पर दिव्या की आवाज कांपने लगी थी, उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हें एक बात समझ क्यों नहीं आती, हाँ? मुझे नहीं करनी तुमसे बात। फिर बार बार करीब आना बंद करोगे?
जिस पर सिद्धार्थ ने धीमे से लेकिन गुस्से के साथ कहा, नहीं। यह बोलते हुए वह उसके और करीब आ गया था। उसकी सांसें दिव्या के चेहरे पर पड़ने लगी थी। जैसे दिव्या का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था, उसने दोनों हाथों से जोर से धक्का दिया, जिससे सिद्धार्थ पीछे जाकर दीवार से जा टकराया। उसके चेहरे पर एक गहरा सन्नाटा था। वहीं दिव्या कांपती हुई आवाज में लेकिन तेज कहा, तुम अपनी हद में रहो, समझे तुम? परेशान करके रख दिया तुमने मुझे। नहीं करती मैं तुमसे प्यार, मानती हूँ। तुम्हें आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, समझे तुम? अगर तुमने अपनी शक्ल दिखाई ना तो अच्छा नहीं होगा, वरना मैं वो कर बन जाऊंगा ना जिसे तुमने कभी देखा भी नहीं होगा। वो एक पल के लिए थमी, जैसे अपने ही शब्दों से घबरा गई हो, लेकिन अगले ही पल उसने मुंह मोड़ा और अपने आंसू पोंछे और तेज कदम से उस जगह से चली गई। सिद्धार्थ वहीं खड़ा रहा, स्तब्ध, टूटा हुआ, और उसके सीने में कोई भारी पत्थर सा उभरता हुआ। उसके हाथ अब भी वहीं टिके हुए थे जहां दिव्या ने उसे धक्का दिया था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस लेते हुए जोर से एक मुक्का दीवार पर मारा, जिससे उसका हाथ छिल गया था और हल्का खून के साथ बहुत तेज दर्द हुआ, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वह गहरी सांस लेकर खुद को शांत कर दिया, बोला, ठीक है, यही सही, आज से यही होगा, नहीं दिखाऊंगा शक्ल। तभी उसका फोन बजा, जिससे उसने उसे निकाला और अपने डैड का कॉल था। उसने उसे उठाते हुए कहा, हाँ डैड। डैड सॉरी, वो मुझे ज़रूरी काम से वहाँ से जाना पड़ा, मैं घर पर मिलूँगा, ओके? उधर से हर्ष ने कहा, तू है कहाँ पर? हाँ, बाहर भी नहीं था, बिना बताए आखिर कहाँ चला गया? जिस पर सिद्धार्थ ने कहा, डैड, दोस्त के पास हूँ, उसे मेरी ज़रूरत है, हम घर पर बात करते हैं ना, आप इंजॉय करिए, ओके बाय। ये बोलकर उसने बिना कुछ सुने ही कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया था और वहां से बाहर निकला। देखा तो दिव्या जा चुकी थी, जिससे वह भी गुस्से के जाने लगा था। वहीं बाथरूम एरिया के बाहर रागिनी ने गुस्सा करके दिव्या को परेशान कर दिया था। उसी वक्त सिद्धार्थ आया, उसे देखकर रागिनी चुप हो गई थी। वहीं सिद्धार्थ ने दिव्या को देखा और गुस्से से वहां से चला गया था। वहीं यह देखकर रागिनी मुस्कान चमक गई थी। उसने उसे देखकर कहा, इसे क्या हुआ? हाँ। जिस पर दिव्या ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे क्या पता, हाँ, जाकर पूछ लेना, मुझे नहीं पता। जिस पर रागिनी ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, तू कुछ ज्यादा ही मूडी नहीं हो गया? हाँ, फिलहाल जल्दी से चल, सब लोग हमारा खाने की टेबल पर वेट कर रहे हैं। और उसके हाथ को खींचकर वहां से उसे ले गई। वहीं एक प्राइवेट रूम के अंदर एक लंबी सी चेयर पर पूरी सिंघानिया फैमिली, ओबराय फैमिली और रजावत फैमिली बैठी हुई थी। पलक और अभिमन्यु भी अपनी जगह पर बैठे थे और सृष्टि, ऋषि बगल बगल में बैठे हुए थे। तभी वहां पर दिव्या रागनी भी आ गई थी, जिस पर ढेर ढेर से आने पर सारा ने उन्हें डांट भी दिया था। सभी लोग हंसी खुशी के साथ खाना खा रहे थे। वहीं सृष्टि अपने बगल में बैठी रागनी को सही से खाना खिला रही थी। वहीं एक और वह प्राइवेट रूम, एलिगेंट रूम में फैमिली डिनर होने वाला था। कमरे के अंदर गर्म सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। दीवारों पर पारंपरिक पेंटिंग्स, फूलों से सजी सजावट और बीच में एक लंबा रॉयल सा डाइनिंग टेबल था, जिसमें एक और चमचमाते हुए क्रिस्टल और ग्लास और दूसरे ओर स्टाइलिश प्लेट्स सजी हुई थी। रूम में एक अच्छी सी खुशबू फैली हुई थी, मोगरे और खाने की भीगी महक। वहां पर टेबल पर हर तरफ डिश रखी हुई थी, जो देखने में भर से ही बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही थी। टेबल के दोनों ओर बैठी थी तीनों परिवार की प्रमुख हस्तियां, सिंघानिया, ओबराय और रजावत। सभी के चेहरे पर मुस्कानें थी और बातें ठहाकों के साथ चल रही थी। वहां पर हर्ष और स्नेहा भी थे। उसने खाने के लिए सिद्धार्थ को बुलाया था, लेकिन उनका बेटा तो अपनी ही मन मर्जियों का मालिक था। वहीं जब सारा ने रागनी और दिव्या को आते देखा तो थोड़े नकली गुस्से के साथ बोली, रागनी, दिव्या, तुम लोग कोई रॉयल एंट्री ले रहे हो क्या? डिनर टाइम से 20 मिनट बाद आना मैंने कहा था ना, जल्दी से आ जाना। जिस पर रागनी ने गुस्से से दिव्या को देखा और फिर मुंह बनाकर बोली, अरे माँ, वो बस गोलगप्पे खाने में लेट हो गई थी ना, सॉरी ना। यह सुनकर दिव्या ने मुस्कुराते हुए चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई थी, जिस पर सबने मुस्कुरा दिया था। वहीं रागिनी ने भी खुशी से बैठ गई थी। ऋषि और सृष्टि साथ में बैठे हुए थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को देख नहीं रहे थे। सृष्टि बगल में बैठी दिव्या को धीरे धीरे निवाला खिला रही थी और बीच बीच में
दादी से बातें भी कर रही थी, साथ ही उसके पल्लू को भी ठीक कर रही थी। उसे देखकर दादी ने मुस्कुराकर कहा, मेरी सृष्टि बिटिया सबसे प्यारी है, हाथों से खाना भी खिला देती है और दिल भी रख लेती है। जिस पर सभी ने उसकी तारीफें की थी, वहीं ऋषि ने बगल में बैठे हुए बड़बड़ाकर कहा, हाँ सही कहा दादी, सबका ख्याल और दिल का ख्याल भी रख लेती है और सिर्फ मेरा दिल तोड़ देती है। जिस पर सृष्टि ने उसे घूरते हुए धीरे से बोली, और कुछ लोगों का तो दिमाग भी तोड़ देती है। मुझे सब सुनाई दे रहा है। हाँ, यह सुनकर रागनी और दिव्या जो बगल में बैठे थे हंस पड़ते हैं। अविनाश और पलक एक दूसरे की प्लेट में चीजें उठा रहे थे, जिस पर पलक ने नाखून से सही शाही पनीर को हटाते हुए कहा, अविनाश तुमने मेरी प्लेट में फिर से मसालादार खाना डाला। हाँ, मैंने कहा ना, पसंद नहीं है मुझे। जिस पर अविनाश ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, तुम्हें मसाला नहीं पसंद, मुझे लगा तुम्हें मसालों वाला ही नहीं पसंद। यह सुनकर पलक ने उसे घूर कर देखा, जिस पर अविनाश ने अपने दांत दिखा दिए थे। वहीं अभिमन्यु बार बार सारा प्लेट से खाना खा रहा था, जिसे देखकर सारा ने गुस्से से मगर धीरे से कहा, आपकी प्लेट में खाना नहीं है क्या? मेरी प्लेट से क्यों खा रहे हैं? हाँ। जिस पर अभिमन्यु ने मुस्कुराकर कहा, ज्यादा मोटी हो रही ना, इसलिए। यह सुनकर सारा ने गुस्से से उसके पैर पर पैर दे मारा, जिससे अभी चीख पड़ा, जिससे सब उसे देखने लगे थे। अमन जल्दी से बोला, अरे जीजा जी क्या हुआ? सभी लोग उसे देख रहे थे, जिस पर अभिमन्यु ने जल्दी से कहा, अरे कुछ भी नहीं, बस मेरा होंठ थोड़ा कट गया था, शायद कोई गाली दे रहा है। और उसने अपनी तिरछी निगाहों से सारा को देखा, जो कि खाना खा रही थी, बल्कि वह भी उसे धीरे से खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी, जिसे देखकर अभिमन्यु मुस्कुराने लगा था। वहीं यह सुनकर अमन ने कहा, फिर तो मैं 100% श्योर हूँ, आपकी हिटलर वाइफ के अलावा ये काम किसी और का नहीं हो सकता। जिस पर सभी लोग मुस्कुराने लगे थे। वहीं सारा ने अमन को घूरते हुए कहा, भाई आप इस हिटलर के हारों से पिटना चाहते क्या? जिसे देखकर अमन ने जल्दी से कहा, देख देख कैसे इतनी जल्दी से उसके अंदर का हिटलर जाग गया है ना, देखो। जिस पर काव्या ने अमन को घूरते कहा, तमीशी पेश आई, भाभी है हमारी। जिस पर अमन ने उसे घूरते कहा, ओह भाभी के लिए बड़ी प्रोटेक्टिव बन रही हो, हाँ। जिस पर सारा ने मुस्कुराते कहा, और नहीं तो क्या, हाँ आप भी तो अपनी जीजा जी के लिए प्रोटेक्टिव बन रहे हैं। जिस पर हर्ष ने हंसते हुए कहा, भाभी आप सच में कमाल हैं। जिस पर स्नेहा ने कहा, तो तुम्हें क्या लगता है सब तुम्हारी तरह होते हैं? जिस पर हर्ष ने आंखें छोटी करते हुए कहा, क्यों, मुझ में क्या खराबी? हाँ, कोई तो खास बात ही थी ना, तभी तो तुमने मुझसे शादी की थी। जिस पर स्नेहा ने बिना किसी भाव के साथ कहा, हाँ तभी पछतावा है कि क्यों की थी, पता नहीं क्या देखा था मैंने तुम्हारे अंदर। यह सुनकर हर्ष का मुंह बन गया था, जिस पर सभी लोग हंस रहे थे। तभी सारा ने वेटर से कहा, कोई मुझे ये तो बताए मिठाई कब आएगी? हाँ, मुझे तो गुलाब जामुन खाने हैं। जिस पर अभिमन्यु ने कहा, इतनी सारी मिठाइयों को छोड़कर तुम्हें गुलाब जामुन खाने हैं? जिस पर सारा ने घूर कर कहा, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? जिस पर अभिमन्यु ने जल्दी से कहा, अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? हाँ अभी बुलवाती हूँ ना। जिस पर ऋषि ने बीच में कहा, मेरे लिए भी डैड। जिस पर अभिमन्यु ने कहा, हाँ हाँ माँ के लाडली, आपके लिए कैसे बोल सकता हूँ, बचपन से गुलाब जामुन के पीछे जो पड़े रहते थे। जिस पर रागिनी ने बीच में कूदते हुए कहा, हाँ और अब मेरी सृष्टि भाभी के पीछे भी। जिस पर ऋषि ने घूर कर उसे देखा, वहीं सभी लोग हंस पड़े थे। वहीं सृष्टि हड़बड़ा कर शर्मा गई थी। कमरे में फिर एक बार हंसी का माहौल गूंज उठा था। चम्मचों की खनक, हंसी की गूंज और रिश्तों की गर्माहट से भरा ये दृश्य एक प्यारे फैमिली खुशहाल झलक थी, जहाँ थोड़ी टकरार थी, थोड़ी सी शरारत, लेकिन सबसे ज्यादा ऊपर था वो था प्यार। वहीं सभी के प्यार को देखकर सृष्टि की दादी सृष्टि को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि उनकी पोती को इतनी अच्छी फैमिली मिली थी। उनकी प्यारी पोती को वह अपने मन ही मन उन्हें सदा खुश रखने की दुआ कर रही थी। फ्लोर पर अब सन्नाटा डिनर खत्म हो चुका था। सबके पेट भरे थे और दिल भी। रिश्तों की मिठास से कमरे में अब सिर्फ धीमी सी पृष्ठभूमि म्यूजिक की आवाज़ थी।
कुछ लोगों की धीमी बातचीत, सभी परिवार के लोग एक दूसरे को गले लगाकर विदाई ले रहे थे। ओबरॉय फैमिली, सिंघानिया और राजावत, तीनों परिवारों के चेहरे पर सुकून और संतुष्टि थी। गिफ्ट के सूप खूबसूरत से पैकेट सबके हाथ में थे, सोने चांदी के लिफाफे, परफ्यूम्स, बुटीक के बॉक्स और रंगीन पैकिंग पेपर से सजे प्यार के तोहफे जो आए हुए मेहमानों के दिए जा रहे थे। वहीं एक कोने में सोफे पर बैठी सृष्टि अपनी दादी के चेहरे पर आज एक खास चमक थी, एक अजीब सी राहत। उन्होंने धीरे से सृष्टि का हाथ थामते कहा, सृष्टि बच्चा, तेरे नसीब में जो दर्द था वो अब पीछे छूटने लगा है। तू देख, ये परिवार के लोग कितनी मोहब्बत करते हैं तुझसे। जिस पर सृष्टि ने मुस्कुराते हुए अपनी नम आंखों के साथ कहा, हाँ दादी, जानती हूँ। जिस पर दादी ने मन ही मन भगवान से दुआ करी, हे ठाकुर जी, मेरी पोती का सुख यूं ही बना रहे, उसके चेहरे की ये मुस्कान कभी ना जाए, और जिसने भी उसे तकलीफ दी है उसका असर इसके पास ना पहुंचे। जिस पर सृष्टि मुस्कुरा रही थी, वहीं दूसरी तरफ ऋषि कार लेने के लिए पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ गया था। वह जानता था कि सृष्टि और दादी की बातें कुछ देर लगेगी, इसलिए वो थोड़ा पहले ही निकल गया था। लेकिन वहीं कोने में खड़ी रागिनी की आंखें पूरी शाम इसी मौके का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सृष्टि ऋषि गया, उसके चेहरे पर एक हल्की और अचानक मुस्कान फैल गई थी। रागिनी ने अपने पास खड़े वेटर की तरफ घूर कर देखा। वेटर के हाथ में जूस का गिलास था, वो लगभग लड़खड़ाते कदमों के साथ खड़ा था, जैसे उसे डर लग रहा हो। उसे देखकर रागिनी ने धीरे से लेकिन तीखे लहजे में कहा, जाना है या फिर मैं खुद जाऊं? हाँ, जल्दी से बढ़ाओ कदम अपने। यह सुनकर वेटर ने डरते हुए गर्दन हिलाई और वो जूस लेकर सृष्टि के पास पहुंचा। वेटर ने संकोच के साथ कहा, मैम, ये स्पेशल जूस है, आपके लिए भेजा गया है। जिस पर सृष्टि ने हल्का सा हाथ उठाया और मुस्कुराकर मना कर दिया, नहीं थैंक यू, मैं ठीक हूँ। जिस पर रागिनी ने तुरंत हस्तक्षेप किया, जैसे सब पहले से तय हो। रागिनी ने एक मीठी मुस्कान दिखाते हुए कहा, अरे भाभी, ये तो बहुत टेस्टी है, मैंने खुद भी चखा है, प्लीज़ थोड़ा सा तो लीजिए ना। अपनी प्यारी सी साली की बात नहीं मानेंगी आप? इतना बोलने पर मना कैसे कर सकती हैं आप? हाँ। जिस पर सृष्टि ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, रागिनी, नहीं यार, अभी तो डिनर किया था। जिस पर रागिनी ने जोर देते हुए मासूमियत के साथ कहा, अरे प्लीज़ ना भाभी, देखिए ना आपके लिए कितना स्पेशल है ये, मैंने खुद बनाया है आपके लिए, आप नहीं पियेंगी तो मुझे बुरा लगेगा। और उसका चेहरा लटक गया था। सृष्टि को रागिनी की मासूम जिद देखकर हंसी आ गई और उसने गिलास पकड़ लिया और नरम मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, तुम्हारे कहने पर पी ले रही हूँ, ओके। और उसने गिलास ले लिया था। वहीं यह देखकर वेटर के चेहरे पर एक बेचैनी थी, लेकिन वो जल्दी से पीछे हट गया था। पता नहीं ये क्या करना चाहती थी, लेकिन वह मजबूर था और काफ़ी शर्मिंदा भी फील कर रहा था। वहीं रागिनी का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा था। उसकी आंखों में अब संतोष की एक अजीब सी चमक थी। उसने एक आखिरी बार सृष्टि की ओर देखा और फिर सिर घुमाकर लिया था, जैसे अब खेल शुरू होने वाला हो। उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान थी। मेहमान एक एक करके अपने अपने रास्ते की ओर बढ़ने लगे थे। वहीं ऋषि उन दोनों को लेने के लिए वापस आ गया था। वह अपनी कार की चाबी घुमा रहा था और चलते हुए सृष्टि और दादी तक आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दादी चले, ड्राइवर को मैंने आज छुट्टी दे दी है और आज मैं खुद ही ड्राइव करूँगा, सिर्फ आपके लिए। यह सुनकर दादी ने सृष्टि का हाथ थामा और कहा, हाँ क्यों नहीं बेटा। जिस पर सृष्टि खड़ी हुई, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, उसकी चाल एक पल के लिए मानो डगमगा सी गई थी। उसे अपनी दुनिया लगभग घूमती हुई महसूस हुई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया था। ऋषि ने गौर किया, लेकिन सृष्टि ने उसकी ओर देखकर हल्की मुस्कान दे दी और कहा, कुछ नहीं, शायद थकान की वजह से, मैं ठीक हूँ। जिस पर ऋषि थोड़ा चिंतित हो गया था, लेकिन सृष्टि के चेहरे की मुस्कान देखकर वह चुप हो गया। ठीक है, मगर घर जाकर आराम करना, और कोई बहाना नहीं। जिस पर सृष्टि ने अपना सिर हाँ में हिलाया और दादी, सृष्टि, ऋषि तीनों कार की ओर बढ़ गए। रास्ते में कार के शीशे से बाहर देखते हुए सृष्टि को थोड़ा थोड़ा अजीब लग रहा था, जैसे कुछ उल्टा चल रहा हो, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाल रखा था। वहीं हॉल के बाहर रागिनी अब भी खड़ी थी। उसकी आंखें उन तीनों को जाते हुए देख रही थी, खासकर सृष्टि को। जैसे ही कार मुड़कर गेट की ओर बढ़ी, रागिनी की मुस्कान और भी गहरी हो गई थी। उसने धीरे से होठों के किनारे चबाए और फिर फुसफुसाते हुए कहा, गुड नाइट भाभी जी। तभी पीछे से दिव्या की आवाज़ आई,
तेज और चुभते हुए। इतने दांत क्यों निकल रहे हैं? हाँ, क्या किया है तूने? जिस पर रागनी चौंकी, लेकिन उसने अगले ही पल खुद को संयमित कर लिया और बेपरवाही से बोली, कुछ भी तो नहीं। तू तो हमेशा मुझ पर शक भरी निगाहों से देखती है। चल ना, हम भी अब घर चलते हैं। यार बहुत थक गई हूँ, मन नहीं लग रहा। हमारा सिद्धार्थ भी चला गया है और पलक भाभी और भैया भी निकलने वाले हैं। जिस पर दिव्या की नजरें अब भी रागनी पर टिकी थी। उसे दाल में कुछ काला लग रहा था, लेकिन वह ज्यादा कुछ कहे बिना उसके साथ चल रही थी। रागिनी अब अविनाश और पलक के साथ गाड़ी की ओर बढ़ गई थी। वहीं दिव्या चलते हुए मन ही मन सोच रही थी, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, लेकिन क्या? इस बात का तो मुझे पता लगाना पड़ेगा। रात गहराती जा रही थी। सड़कें अब सुनसान थीं। गाड़ियों की आवाजाही भी कम हो रही थी। आसमान पर चांद पूरा चमक रहा था, जैसे उनकी नजरें किसी खास पर टिकी हो। ऋषि कार ड्राइव कर रहा था। वो तेज नहीं चला रहा था, बल्कि बेहद धीमे और सलीके से। शायद इसीलिए भी कि किसी को जगा न दे, या शायद इसीलिए भी ये पल थोड़ा और लंबा खिंच जाए। सृष्टि जो अब उसकी बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी, अब गहरी नींद में थी। पीछे दादी भी सो रही थी, जिससे वह सावधानी बरत रहा था। बीच बीच में उसकी नज़र सृष्टि पर चली जाती। उसने अभी तक पार्टी का वही भारी मगर बेहद ही खूबसूरत लहंगा पहना हुआ था, गहरे गुलाबी रंग का, जिस पर सुनहरी जरी का नाजुक काम किया गया था। उसकी ओढ़नी उसके एक कंधे से सरक कर गोदी में आ गिरी थी, लेकिन उसके बिखरे बालों ने उसके सीने को कवर कर किया हुआ था। लेकिन फिर भी ऋषि को यह सही नहीं लगा। उसने कार की थोड़ी और धीमी की और थोड़ी ऋषि की चुन्नी ध्यान से उसके ऊपर डाल दी थी, जिससे उसने चैन की सांस ली थी। उसके खुले बाल अब हल्के से उसके चेहरे पर बिखर रहे थे। उसका सिर कार की सीट की ओर थोड़ा सा झुका हुआ था और एक हाथ गोदी में रखे पर्स पर था, जैसे किसी सपने में भी उसे सब कुछ सहेज कर रख रही हो। ऋषि की नजरें बार बार उसकी तरफ चली जाती थी। उसने एक गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ सिर मोड़ा। वह थक गई होगी, इतने सारे लोगों से मिलना, इतना हंसना, डांस और ऊपर से ये भारी लहंगा। उसने मन ही मन सोचा। उसकी आंखों में कुछ पल ठहरी रहीं, सृष्टि के शांत चेहरे पर। सृष्टि नींद में भी उसका चेहरा बहुत मासूम लग रहा था, जैसे सारी उलझनों के लगभग पल भर के लिए आजाद हो गई हो। उसकी पलकों की हलचल तक थमी हुई थी। ऋषि ने एक हाथ से कार की तरफ रफ्तार थोड़ी सी धीमी की और दूसरे हाथ से धीरे से कार के हीटर थोड़ा बढ़ा दिया था, ताकि उसे ठंड ना लगे। फिर उसने एक नज़र उसके पैरों की तरफ डाली और लहंगे की झलमलाहट भी। उसके पैर थकान से धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे अब उन्हें सुकून की ज़रूरत हो। इस लहंगे में ये सो पाएगी क्या, पागल लड़की? ऋषि ने हल्के से उसकी ओर देखा। 30 मिनट बाद ऋषि की कार सिंघानिया मैंसन पर पहुंच गई थी। सृष्टि तो नहीं जगी थी, लेकिन दादी जाग चुकी थी। उन्होंने जल्दी से सृष्टि को जगाना चाहा। अरे दादी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसे मैं ले जाऊंगा। चलिए, पहले आपको आपके कमरे में छोड़ दो। उसकी चिंता आप मत करिए, मैं उसे ले जाऊंगा। वो थकी हुई है, उसे ऐसे में जगाना सही नहीं होगा। यह सुनकर दादी मुस्कुराई और फिर से उन्हें ध्यान से उनके कमरे में छोड़कर नर्स से उन्हें दवाई देने का बोल वापस से कार के पास आ गया। कुछ देर तक वह सृष्टि को अपनी आंखों में प्यार से देखता रहा, एक टक जैसे उस पर से पूरी दुनिया ठहर सी गई हो। सृष्टि अब भी सुकून की नींद में थी। उसकी सांसें धीमी और संतुलित चल रही थी। चांदनी की हल्की किरणें कार की खिड़की से उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसके मासूम चेहरे पर एक अलौकिक सी चमक फैली हुई थी। उसके माथे पर कुछ बाल आ रहे थे, जिन्हें ऋषि ने बेहद नरमी से उठाया, जैसे उसे छूने से भी वो जाग न जाए। उसका मन किया कि बस यूं ही बैठा रहे, उसे देखता रहे, उसके पास रहे। वो जो अक्सर उसके सामने उसमें उलझा जाती थी, जो छोटी छोटी बातों पर उसे डांट देती थी, आज एक सोई हुई बच्ची की तरह उसके सामने बैठी थी, थकी, शांत और सबसे ज्यादा सुरक्षित। ऋषि ने धीमे से उसके कानों के पास फुसफुसाते हुए कहा, जानता हूँ आज थोड़ा सा नाराज किया है मैंने तुम्हें, लेकिन अभी मैं इतना हक नहीं रखता। लेकिन प्रॉमिस, वो दिन जल्दी आएगा जब मैं तुम्हें हर चीज खुलकर बोलूंगा। यह कहते हुए वह मुस्कुराया और उसकी खूबसूरती में मानो खो सा गया हो, जिससे उसने हल्के से कहा, सोते हुए सच में सबसे ज्यादा हसीन लगती हो और सबसे ज्यादा मेरी लगती हो।
फिर उसने एक लंबी सांस ली और दरवाजा खोला। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और लेकिन सृष्टि की नींद फिर भी नहीं टूटी थी। ऋषि थोड़ा झुका और दोनों हाथों में बहुत ही एहतियात से उसे उठाया। उसकी बाहों में इतनी कोमलता थी कि जैसे कि कोई कांच की गुड़िया हो। सृष्टि के हाथ अनजाने में उसके कॉलर को थाम गए थे। उसका सिर ऋषि के कंधे पर टिक गया था और एक धीमी सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई थी, जैसे नींद में भी उसे सुकून का एहसास हो रहा हो। ऋषि ने उसकी इस मुस्कान को देखा तो उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। धीमे धीमे कदमों से ऋषि सिंघानिया मैंशन की सीढ़ियों की तरफ चढ़ता गया। सृष्टि अब भी उसके सीने से लगी हुई थी। उसकी सांसों की गर्माहट ऋषि को हर पल एहसास दिला रही थी कि उसकी हाथों में जो है वो किसी ताज से कम नहीं थी। कमरे में पहुंचकर ऋषि ने बहुत सावधानी से दरवाज़ा खोला। लाइट धीमी थी। खिड़की से चांदनी की एक हल्की धार अंदर आ रही थी। बिस्तर पहले से ही सजा हुआ था। मुलायम सफ़ेद चादर, तकियों पर रेशमी जड़ाई कढ़ाई और एक कोने में एक रखा हुआ छोटा सा लाइट लैम्प जो एक खुश सुकून भरा उजाला फैला रहा था। ऋषि ने सृष्टि को बहुत प्यार से बिस्तर पर लिटाया, उसकी ओढ़नी ठीक की और जैसे वो उसका हाथ तकिए के पास रखकर उठने लगा, अचानक उसकी कलाई के कपड़े से सृष्टि की लटकन चूड़ी फंस गई थी। एक झंझनाती सी आवाज़ कमरे में गूंज गई। उस आवाज़ के साथ ही सृष्टि की नींद हल्की सी टूट गई थी। उसकी पलकें धीरे धीरे खुली। सबसे पहले जो चेहरा उसकी धुंधली नजरों में आया वो था ऋषि का, जो चौंक कर उसकी तरफ देख रहा था। सृष्टि ने कुछ सेकंड तक आंखें झपकाई, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो कौन था। उसकी नजरें धुंधली थी। वह धीरे से पूछ पाई, तुम कौन हो? ऋषि, जो उसके अचानक से आंखें खोलने की वजह से चौंक सा गया था, नींद टूटने की वजह से घबरा गया था। उसने जब सृष्टि के सवाल को सुना तो हैरान रह गया। क्या वह उसे भूल गई थी? वहीं सृष्टि ने उसके सर को पकड़ते हुए कहा, साला ये सर इतना भारी क्यों है? ऐसे घूम रहा है जैसे कि किसी रोलर कोस्टर में बैठी हूँ। ये हो क्या रहा है? फिर जब उसका सर थोड़ा सा घूमना बंद हुआ, उसने आंखें छोटी करते हुए ऋषि से पूछा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कौन हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिना इजाजत के मेरे रूम में आने की? उसकी बातें सुनकर ऋषि हैरान था। क्या भूल गई थी कि वह कौन था? सच में? लेकिन यह कैसे पॉसिबल था? वहीं सृष्टि ने आंखें छोटी की और फिर सिर थाम कर उठ बैठी। अचानक से इस हरकत से ऋषि घबरा गया। वो झुका हुआ था और उसके अचानक से उठने से उसके होंठ लगभग उसके होंठों से मानो टकराने वाले थे और इसी की बचने के लिए वह लगभग जमीन पर जा गिरा था। उसका दिल इस वक्त बहुत जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कि उसने इस वक्त कोई भूत देख लिया हो। वहीं सृष्टि ने सिर को दोनों हाथों से पकड़ा और झुंझलाकर कहा, ये सर सच में ऐसे घूम रहा है जैसे किसी रोलर कोस्टर में मुझे बिठा दिया गया हो, ऊपर से वो भी उल्टा। वहीं यह सुनकर ऋषि अपने होश में आते हुए उसकी तरफ देखते बोला, आप ठीक है ना? लेकिन जवाब की बजाय सृष्टि ने उसकी तरफ घूर कर देखा, जैसे वो कोई संदिग्ध अपराधी हो। वो पलकों को जोर से झपकाकर बोली, नहीं हूं मैं ठीक। तो क्या? हाँ, और मैं सवाल पूछ रही हूँ ना। उसका स्वर अचानक से तेज हो गया था। ऋषि का चेहरा एकदम से सुन्न पड़ गया था। वो हक्का बक्का हो गया। उसने जल्दी से कहा, मैं उसका आपका आपका हस्बैंड हूँ। जस्ट शट अप। सृष्टि उसकी बात सुनकर चिल्लाई, मेरे हस्बैंड? सच में? तुम मुझे पागल बनाओगे और मैं बन जाऊंगी? तुम लड़के सच में एक जैसे हो तो एक बार देख लिया और पीछे पड़ जाते हो। अबे ओए मजनू की परपोते, तमीज नाम की चीज नहीं है क्या? लड़कियों के कमरे में ऐसे घुसते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? और ऊपर से खुद को ही मेरा हस्बैंड बताने की जुहरत कर रहे हो। मार डालूंगी, समझे? उसका गुस्सा बढ़ रहा था। उसकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे कि वह खंजर बरसा रही हूँ। जैसे देखकर ऋषि अपनी जगह पर बिल्कुल सीधा हो गया था, जैसे किसी स्कूल की प्रिंसिपल के सामने खड़ा हो। ऋषि का चेहरा अब पूरी तरीके से संदेह और चिंता में बदल चुका था। सृष्टि की बातें, उसके व्यवहार, उसकी लड़खड़ाती जुबान, सब कुछ न कुछ गड़बड़ होने का इशारा कर रहा था। उसकी हरकतें देखकर उसका मुंह खुला हुआ था। आखिर इसे हुआ क्या है? ये मेरी सृष्टि है या फिर कोई और? कुछ सोचकर उसने अपनी आंखें हल्की सी छोटी की और फिर बिना कुछ कहे एक झटके से सृष्टि के बेहद करीब आ गया। उसकी आंखों में एक
अब सिर्फ चिंता और बेचैनी थी। उसने जल्दबाजी में धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुमने कोई नशा किया है? लेकिन उसके अचानक से करीब आने से सृष्टि के चेहरे पर डर और झुंझुलाहट की लहर दौड़ गई। उसके दिमाग में जैसे अलार्म बजा होते हो। ये कौन है? ये मेरे इतने पास क्यों आ रहा है? हाँ, इसे धक्का दे सृष्टि। इस लड़के की हरकतें सही नहीं है। जिससे उसने ऋषि के सवाल सुने ही नहीं थे। वह बस उसे लगा जैसे कोई खतरा उसके सामने खड़ा हो, और अगले ही पल वह अपनी पूरी ताकत को लगाते हुए जोर से चीखी, तुम बदमाश इंसान, पीछे हटो। उसने एक जोरदार मुक्का मारा और वह इतना ताकतवर था कि ऋषि बेकाबू होकर सीधे जमीन पर जा गिरा। आह! ऋषि के मुंह से दर्द भरी कराहट निकल पड़ी। उसकी पीठ जमीन से टकराई थी और कोहनी भी शायद छिल गई थी। सृष्टि की आंखों में डर और गुस्सा एक साथ थे। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुमने क्या समझा? हाँ, तुम मेरा फायदा उठाओगे और मैं कुछ भी नहीं करूंगी। पागल समझ रखा है क्या मुझे? सच में मैंने जो समझा था, तुम सच में उसी टाइप के इंसान हो। सिर्फ शक्ल से ही शरीफ नजर आ रहे हो, लेकिन हरकतें तो मानो तुम्हारी किसी लुच्चे लफंगे की वाली है। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। नशा तो तुम करके आए होंगे, मुझे पागल बना रहे हो, लेकिन मैं बनूंगी नहीं तुम जैसे। मैंने बहुत अच्छे अच्छे देखे हैं, हड्डी पसली तोड़कर एक कर दूंगी, समझे तुम, अगर मेरे करीब भी आए तो। प्रॉमिस। उसकी आंखें किसी तेज छुरी की धार की तरह ऋषि को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। वहीं ऋषि बेचारा यह सुनकर मानो सदमे में चला गया था। वह अब भी नीचे बैठा था, हैरान और घायल, लेकिन सबसे ज्यादा ब्लैंक। वह समझ गया था, जरूर सृष्टि ने नशीले पदार्थ का सेवन किया था, या फिर उसने गलती से शराब पी थी, या फिर किसी ने उसे पिलाई थी। और किसी और का सोचकर उसकी आंखें गुस्से की वजह से मानो लाल हो गई थी। उसके हाथ की मुट्ठियां कस गई थी। लेकिन उसकी हकी तहकीकात तो वह बाद में करेगा, पहले तो उसे अपनी इस प्यारी सी बुद्धू सी वाइफ को जो संभालना था। उसने जल्दी से खड़े होते हुए कहा, सृष्टि पहले मेरी बात सुनो। लेकिन इसके आगे वह कुछ कहता उससे पहले ही उसके शब्द मानो उसके गले में अधूरे रह गए थे, क्योंकि सृष्टि की आंखें छोटी हो गई थी। और उसने गुस्से के साथ कहा, अब मेरा नाम भी तुम जानते हो सही में? इसके साथ वह थोड़ी सी हैरान थी, लेकिन फिर वह घूर कर बोली, तुम क्या कोई स्टॉकर हो? मेरा फोन ट्रैक कर रहे हो? हाँ। यह सुनकर ऋषि का मुंह खुला का खुला रह गया। अब बेचारा इस पर क्या ही बोलता सच में। लेकिन उसने जल्दी से समझाते हुए कहा, सृष्टि मैंने कहा ना, मैं आपका हस्बैंड हूँ। चुप, एकदम चुप। किसके हस्बैंड? हाँ, कैसे हस्बैंड? सृष्टि ने फिर चिल्लाकर पूछा, देखो भाई साहब, मैं ठहरी संस्कारी लड़की, किसी लड़के के साथ ऐसे रूम में होना मेरे लिए तो पाप है। इसलिए तुम बस रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। यह बोलकर वह अपना बैग ढूंढने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे वह कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। जिससे उसने जल्दी से ऋषि को डराने के लिए गुस्से से कहा, देखो मैं कसम से बहुत खतरनाक हूँ। मेरी मम्मी कहती थी मुझसे कि उलझना मत, मैं बचपन से ही हिटलर टाइप की हूँ। ऋषि बेचारा अब तक अपने माथे पर हाथ रखे बस यही सोच रहा था कि वह अब कैसे इस सिचुएशन को संभाले, क्योंकि उसने तो कभी भी ऐसी सिचुएशन को फेस ही नहीं किया था। जिससे उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस वक्त क्या करे। ऋषि को सच में ऐसा लग रहा था जैसे किसी तूफान ने उसे झकझोर दिया हो। वहीं ऋषि अब तक बड़बड़ाए जा रही थी, देखो तुम जो भी हो ना, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। और सुनो, अपनी शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना, वरना मैं झाड़ू उठाने से भी नहीं कतराऊंगी, समझे तुम? जिस पर ऋषि ने धीरे से हाथ जोड़ते कहा, मैडम जी, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज्यादा खतरनाक किस्म की प्राणी हैं, लेकिन अभी आप बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि मैं आपके लिए। उसके बाद पूरी भी नहीं हो पाई थी कि तभी सृष्टि वापस से उसके ऊपर गुस्से की वजह से भड़क उठी थी। क्या कहा तुमने? अब तुम मेरी हालत का इल्जाम भी मुझ पर ही डालोगे? हाँ। वो आंखें चौड़ी करते हुए बोली, शायद तुम्हारे ही जैसे लड़के होते हैं जो पहले जूस में कुछ मिलाते हैं और फिर लड़की को बेहोश करके उसके कमरे में घुसते हैं। छी, कितने गिरे हुए हो तुम लोग। हाँ। यह सुनकर ऋषि का चेहरा तवे के निचले हिस्से की तरह मानो काला पड़ गया था। वह बेचारा इन सब चीजों को कुछ भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी कुछ ही मिनट में उसे पता नहीं क्या से क्या बना दिया गया था। वह सच में अब पूरी तरीके से फीका पड़ चुका था। वही सृष्टि ने अपनी उंगली उठाकर चेतावनी भरी आवाज में कहा, देखो
अब एक शब्द और बोला ना तो मैं चिल्ला दूंगी। सिंघानिया मेंशन की दीवारें हिल जाएंगी, समझे? और नहीं चाहते हो कि वह लोग इस रूम में आकर तुम्हारा कचूमर बना दें, उससे पहले यहाँ से भाग जाओ। यह सुनकर ऋषि ने दोनों हाथ उठाकर जैसे हथियार डाल दिए हों। उसने जल्दी से कहा, ठीक है, आप सच में क्वीन हैं। मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, प्लीज़ आप शांत हो जाइए। ऋषि बिल्कुल भी नहीं जानता था कि उसकी वजह से वह लोग परेशान हो। ऑलरेडी वह लोग काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे, जिससे उसने थोड़ी नरमी से बोला, मैं आपके लिए नींबू पानी लाता हूँ, थोड़ा सिर ठंडा होगा जिससे आपको बेहतर लगेगा, ठीक है ना? यह सुनकर सृष्टि ने फिर से उसे संदेह से देखा और गुस्से के साथ कहा, उसमें भी तुम जरूर कुछ ना कुछ मिलाओगे, है ना? नींबू के बहाने मुझे जहर पिला दोगे दिया हो तो? तुम जैसे लड़के पर सच में मुझे कोई भी भरोसा नहीं है। क्या पता तुम सच में मुझे सीधा हॉस्पिटल पहुंचाना चाहते हो। यह सुनकर ऋषि ने मानो अपना सिर पीट लिया था। उसकी हालत ऐसी थी, कांटों के खून नहीं, जिससे ऋषि ने दोनों हाथ जोड़कर जैसे तौबा कर ली हो। उसने अपना सर झुकाकर कहा, आपकी कसम, मैं सच में कुछ नहीं मिलाऊंगा। इतना सुनते ही सृष्टि का चेहरा और सख्त हो गया। उसने उसे और ज्यादा घूरते कहा, ओहो, देखो तो, अब तुम मेरी छोटी कसम खाकर मुझे ही मारना चाहते हो, हाँ? जिससे मैं जल्दी से ऊपर पहुंच जाऊं। कितने गिरे हुए तुम, हाँ? उसने ऐसे घूर कर देखा जैसे कि वह अभी बेला लेकर उसके पीछे भागने वाली हो। वहीं उसकी बात सुनकर ऋषि का मुंह मानो खुला का खुला रह गया था। सच में उसे कभी भी नहीं लगा था कि शादी के बाद उससे बात करना इतना मुश्किल होगा। उसने जल्दी से कहा, आई एम सॉरी मिस, मतलब आपकी नहीं, मेरी कसम, मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगा। यह सुनकर सृष्टि ने उसे और भी ज़्यादा घूरते हुए कहा, और तुम कर दो तो मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? बल्कि बड़े बूढ़ों ने हमेशा कहा है कि किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या पता तुम भी धोखेबाज निकले तो? उसकी बात को सुनकर ऋषि का मन कर रहा था कि उस बूढ़े बड़े को पकड़कर वह पीट दे जिसने ये बकवास बात कही थी। हालांकि बात बिल्कुल सच थी, लेकिन यहाँ तो उसकी वाइफ अब से ऐसे बोल रही थी। वहीं सृष्टि ने हाथ कमर पर रखकर कहा, क्या गलत कहा है, हाँ? क्या मैंने ऐसे मुंह बना रहे हो? जो मेरी कसम खा सकता है वो कुछ भी कर सकता है, हाँ? ये सब तुम्हारा प्लान है। पहले मुझे बेहोश करोगे, फिर मुझे जूस पिलाओगे, फिर नींबू पानी, अभी पता नहीं कौन सी चाय। यह सुनकर ऋषि ने अपना माथा पकड़ लिया था। कमरे की हल्की हल्की पीली रोशनी में सृष्टि के चेहरे पर पड़ रही थी और उसका गुस्से से लाल चेहरा किसी भगावती रानी जैसा लग रहा था, जो अपने महल किसी किसी अजनबी की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जिसे देखकर ऋषि मन ही मन भगवान से प्रे करने लगा था कि हे भगवान, क्या लड़की है ये। वो अब भी बड़बड़ाए जा रही थी। मैंने ना ठान लिया है, आज इस मेंशन को सिर पर उठाकर ही रहूंगी। और सुनिए, जो आप इतना जोर से बोल रहे ना, तो ठीक है, ले आइए नींबू पानी, लेकिन सुन लीजिए, ग्लास पारदर्शी होना चाहिए, मुझे सब देखना चाहिए, समझे तुम? अगर जरा से भी मुझे कुछ भी गड़बड़ हुआ तो सीधा पुलिस को बुला लूंगी। यह सुनकर ऋषि ने अपना सिर हाँ में हिलाया, साथ ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी।